Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 8th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 8 मार्च 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। करना क्या है, आप लोग को उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और जाकर उस चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। ये है हमारा पहला आर्टिकल। बात करी गई है एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में जिनकी डेथ हो गई है। तो काफ़ी जाने माने पर्सनैलिटी हैं, इनका नाम है NS लक्ष्मी नारायण भट्ट। तो काफ़ी पॉपुलर, नोटेड मतलब पॉपुलर कन्नड़ पोएट थे, ये क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर थे, यानी ट्रांसलेट करते थे चीज़ों को। और अगर हम बात करें तो इनका नाम अभी हमने देखा तो इनकी डेथ हो गई है ये 84 की एज में। तो 84 इनकी एज हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इनकी ये पिक्चर है। थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में, तो एक सेकेंड। हाँ, अब यहाँ पर बात करेंगे। तो पॉपुलरली इनको जाना जाता है NSL के नाम से। कन्नड़ लिटरेरी वर्ड के अंदर इनको NSL के नाम से जाना जाता है। जो इनका नाम भट्ट पड़ा है ना, भट्ट, यहाँ पे इनको आप कह सकते हो घर में ही लोग कहने लगे, तो घर में ही इनका आप कह सकते हो एक नाम पड़ गया है। और ये जाने जाते हैं अपने कंट्रीब्यूशन के लिए। इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है मॉडर्न कन्नड़ पोइट्री में। बहुत अच्छे अच्छे काम किए इन्होंने, बहुत क्रिटिकल वर्क्स किए हैं, बहुत सारी ट्रांसलेशन करी है कन्नड़ के अंदर। किस किस चीज़ की ट्रांसलेशन करी है आप देख पाओगे, लगभग 50 विलियम शेक्सपियर के सोनेट थे उनको ट्रांसलेट कर दिया है कन्नड़ के अंदर। साथ ही साथ जो TS एलियट की पोइट्रीज थी उनको भी कन्नड़ के अंदर ट्रांसलेट करा है इन्होंने, तो उसी वजह से ये जाने जाते हैं। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, यार ये सोनेट क्या है? पोयम तो चलो पता चल गया है, ये सोनेट क्या है? सोनेट होती है 14 लाइन की पोयम, उसको हम लोग बोलते हैं सोनेट। ठीक है, तो याद रखना सोनेट का मतलब क्या होता है, 14 लाइन पोयम। तो यहाँ पर इसको भी काफ़ी हद तक ट्रांसलेट किया इन्होंने। उसके बाद ये प्रोफेसर थे बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में, तो इन्होंने सर्व किया है एज अ प्रोफेसर भी, तो ये भी आप देख सकते हो, ये भी पॉइंट हो गया। उसके बाद इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि आप देखोगे कर्नाटक साहित्य अकेडमी अवार्ड, साथ ही साथ कन्नड़ राज्योत्सव अवार्ड, यहाँ पे इन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। और आप कह सकते हो इन्होंने काफ़ी, इनका जो पॉपुलर वर्क है एक वो है थाय निन्न पडिला, तो यहाँ पे इनका एक पॉपुलर वर्क है जो कन्नड़ में ही यहाँ पर आप कह सकते हो बोला जाता है। ओके, तो ये 2-3 बातें थी जो कि आप इनके बारे में याद रख सकते हो। हालांकि यहाँ पे आपको नाम याद रख लोगे काफ़ी है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है इससे भी। नाउ आते हैं हम लोग सेकंड आर्टिकल की तरफ। बात करी गई है गाहिर माथा मैरीन सेंचुरी के बारे में। तो ये न्यूज़ के अंदर क्यों है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 3 मेंबर की पैनल को बनाया गया। ओडिशा हाई कोर्ट ने यहाँ पे एक फील्ड ट्रिप करी, कहाँ पे, इस सेंचुरी पे। तो मैरीन सेंचुरी है, तो याद रखना ये मैरीन सेंचुरी, मैरीन किससे रिलेटेड होता है, ओशियन से, समुद्र से। ठीक है, समुद्र से। तो वो मैरीन सेंचुरी है, यहाँ पे इन्होंने विजिट करा है। 3 मेंबर की पैनल था ये आपस में विजिट करके आए। और यहाँ पे कोशिश इनके द्वारा ये करी गई है, जो यहाँ पे ये आप कह सकते हो टर्टल रहते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ऑलिव रिडले सी टर्टल। आपसे पूछा जाए ऑलिव रिडले सी टर्टल कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो आप ध्यान से याद रखना, गाहिर माथा मैरीन सेंचुरी में। ओके, तो ये जो टर्टल्स हैं, अब यहाँ पे इन टर्टल्स के आप कह सकते हो मेजर्स लिए गए कि किस तरीके से हम इनको कंजर्वेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इन टर्टल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी के ऊपर चर्चा करी जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये टर्टल्स काफ़ी खतरे में हैं। अभी हाल ही में देखोगे तो कम से कम काफ़ी टर्टल यहाँ पर मर गए थे। ठीक है, तो उसके बारे में बात करी गई है। तो ये जो एक्शन है आप देख पाओगे, एक्शन उठाया गया है 4 फरवरी से, आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है, एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट के द्वारा यहाँ पे बताया गया 800 ऑलिव रिडले टर्टल जो कि हमने अभी देखे थे, उनकी डेथ हो गई है लगभग जनवरी से 800 टर्टल मर गए। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। जो भी स्टेट्स फॉरेस्ट और फिशरीज डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन काफ़ी हद तक कम हुई है। तो ये जो ऑलिव रिडले टर्टल है आप कह सकते हो, ये ओडिशा कोस्ट पर आप कह सकते हो हर साल जो है अंडे देते हैं, नेस्टिंग वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ मास में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो गाहिर माथा बीच है ऑफ बे ऑफ बंगाल कोस्ट इन केंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, तो आपको याद रखना है ये गाहिर माथा बीच कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर केंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आप लोगों को ये पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है ये गाहिर माथा बीच वहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड है टर्टल्स के लिए। जो ये टर्टल हैं, कौन से टर्टल, ये है ऑलिव रिडले टर्टल, इनका नाम याद रखना है। तो इन टर्टल्स के लिए काफ़ी बड़ा, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड है। नेस्टिंग मतलब घोंसला होता है, घोंसले के अंदर क्या होता है, चिड़िया क्या करती हैं, पालती हैं। ठीक है, अपने बच्चों को। तो उसी तरीके
तरीके से यहाँ पे घोंसले के अंदर ये भी क्या करते हैं, ये अंडा देते हैं। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड टर्टल का कहाँ पर है, इन ऑलिव रिडले टर्टल का कहाँ पर है, वो ओडिशा के अंदर है। ठीक है, 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को मालूम चल गई हैं, फैक्ट्स जो हैं। ओके, आते हैं हम लोग थर्ड आर्टिकल की तरफ। बात करी गई है गैरसैंण के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे उत्तराखंड का ये मैप हो गया। ठीक है, तो ये उत्तराखंड का मैप हो गया। उत्तराखंड में आज के टाइम पर आप लोगों को पता होगा 2 कैपिटल हैं, एक विंटर कैपिटल कही जाती है और एक समर कैपिटल कही जाती है। तो जो विंटर कैपिटल है वो है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। तो अभी हाल ही में ये समर कैपिटल जल्दी बनी, आप देख पाओगे, अ ईयर आफ्टर अनाउंसिंग गैरसैंण इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। ये गैरसैंण कहाँ पे पड़ता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और चमोली डिस्ट्रिक्ट अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, आप लोगों को मालूम होगा क्यों, क्योंकि वहाँ पर उत्तराखंड डिजास्टर देखने को मिला था। नंदा देवी जो ग्लेशियर था उसके अंदर बर्स्ट देखने को मिला था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट से एज अ समर कैपिटल कह दिया गया था, उत्तराखंड का यहाँ पे समर कैपिटल बना दिया गया था। नाउ अब यहाँ पे मुद्दा क्या है, चलो ये 2 कैपिटल है, हमें ये तो मालूम चल गया, लेकिन जो ये पूरा आप देख पाओगे उत्तराखंड है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कर रखा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब इसको 2 पार्ट में तो डिवाइड कर रखा है, एक पार्ट का नाम है कुमाऊं और एक पार्ट का नाम है गढ़वाल। ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं। अब यहाँ पर एक नया पार्ट बना रहे हैं हम लोग बीच में, इसके एक नया पार्ट बन रहा है, तो उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो नया पार्ट क्या बनेगा, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो नया पार्ट यानी थर्ड डिवीजन लेकर आ रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, ये एक पहला डिवीजन है कुमाऊं, दूसरा डिवीजन है गढ़वाल। गढ़वाल इधर साइड हो गया, कुमाऊं उधर साइड हो गया। अब इसके बीच में जो गैरसैंण वाला रीजन है, इसको हम लोग एक थर्ड आप कह सकते हो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 हिस्से हो जाएंगे यहाँ पर, थर्ड डिवीजन ये कहलाया जाएगा। ठीक है, कैसे कहलाया जाएगा मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। और एक मैप, बहुत ही शानदार सा मैप आगे लगा रखा है, उसके बारे में ही बात करेंगे। तो जो ये गैरसैंण डिवीज़न है, ये आप कह सकते हो इसमें क्या क्या होगा, इसमें अल्मोड़ा बागेश्वर होगा जो कि कुमाऊं की साइड पड़ता है, रुद्रप्रयाग चमोली होगा जो गढ़वाल की साइड पड़ता है। ठीक है, अभी हम एक बहुत ही बढ़िया सा मैप यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे बढ़िया मैप इंटरनेट पे मिलेगा ही नहीं। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड के, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। ये कौन सा हो गया, गढ़वाल वाला रीजन, ये पूरा उत्तराखंड का मैप हो गया। ये देहरादून हो गया। ठीक है, गैरसैंण आप लोग को यहाँ चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देहरादून हो गया। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कौन से, गढ़वाल और कुमाऊं। अब यहाँ पर तीसरा पार्ट जो है गैरसैंण को हम लोग एक डिवीजन कह रहे हैं। ठीक है, गैरसैंण एक डिवीजन बनेगा। अब उसमें कौन कौन से जगह आएगी, अभी हमने देखा कुमाऊं से कौन कौन सी जगह है, बागेश्वर और अल्मोड़ा, यानी कि इस तरीके से लेंगे। ठीक है, और जो है इधर से कौन सी जगह है, रुद्रप्रयाग। और यहाँ पर दूसरी जगह कौन सी आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, दूसरी जगह यहाँ पर बताई गई है, एक तो है यहाँ पर आप देख पाओगे कि यह रुद्रप्रयाग और चमोली। तो इन दोनों को आप कह सकते हो मिला दिया जा रहा है, मर्ज कर दिया जा रहा है। तो रुद्रप्रयाग और चमोली, इस तरीके से जो है एक नया डिवीजन बनेगा। अल्मोड़ा और हो गया हमारे बागेश्वर, इस तरीके से यहाँ पे पड़ता है गैरसैंण। ठीक है, तो अब 3 डिवीजन हो जाएंगे, ये गढ़वाल वाला डिवीजन हो जाएगा, ये गैरसैंण का डिवीजन हो जाएगा और ये कुमाऊं का डिवीजन हो जाएगा। तो ये बात करी जा रही है, इनका एक थर्ड नया डिवीजन लाया जा रहा है। ओके, अब जब ये नया डिवीजन आएगा तो उसके बारे में बताया गया कि वहाँ पर एक नया डीआईजी होगा, कमिश्नर होगा। ठीक है, गैरसैंण के अंदर। और देखो ये सारी बातें पिछले साल मार्च की बात है, मार्च 4 यानी पिछले साल 4 मार्च की बात है। सीएम ने अनाउंस किया था अपने बजट सेशन में कि जो गैरसैंण है उसको जो टाउन है उसको एक समर कैपिटल बना दिया जाए। ठीक है, फिर उसके कुछ टाइम बाद जो गवर्नर ने साइन कर दिया था उसको समर कैपिटल बना दिया गया था। नाउ अब इसको डिवीजन करने की बात करी जा रही है, उसको डिवाइड करने की बात करी जा रही है। तो गढ़वाल डिवीजन अलग हो जाएगा, गैरसैंण डिवीजन अलग हो जाएगा और कुमाऊं डिवीजन अलग हो जाएगा। ओके, नाउ आप देख पाओगे गैरसैंण के बारे में एक तहसील है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमने देख लिया कहाँ पर है। और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पर। एक चीज़ और याद रख सकते हो, वो क्या है, उत्तराखंड को भी हमने निकाला था बाहर। देखो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही हुआ करता था। 9 नवंबर 2000 में हमने इसको भी निकाल दिया था, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश के अंदर से निकाल दिया था हमने, उसको भी अलग कर दिया था। ठीक है, तो वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो उसी समय पर हमने सोच लिया था जो गैरसैंण है उसको भी यहाँ पे कैपिटल का दर्जा दिया जाए, तो आप कह सकते हो उसको भी एक डिवाइड कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हम उस समय नहीं कर पाए थे, लेकिन फाइनली अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में, जहाँ पे एक्टिंग वगैरह सिखाई जाती है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। तो अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूज़ के अंदर क्यों है, तो जो हमारी सरकार है वो एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस टैग दे रही है, यानी कि इसको आप कह सकते हो राष्ट्रीय का एक दर्जा दिया जाएगा कि ये पूरे आप कह सकते हो हमारे राष्ट्र के अंदर जाना जाएगा।
पूरा का पूरा एक टैग दिया जाएगा, एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण का टैग दिया जाएगा। और इस क्या है, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD, इसको एक नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग दिया जा रहा है। एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ इसको रीडेवलप करा जाएगा, इसका जो कैंपस है वो बनाया जाएगा दिल्ली के अंदर, वापस से रीडेवलप करा जाएगा। और NSD सोसाइटी के जो चेयरमैन और एक्टर हैं आज के टाइम पर, वो कौन है, परेश रावल, इसके जो है वो चेयरमैन और एक्टर हैं। ठीक है, आप कह सकते हो जो एक्टर हैं परेश रावल, आप जानते ही होंगे इनको, तो वो चेयरमैन है इसके NSD के। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर जो ये स्टेटस है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का, इससे क्या होगा, जो NSD है, क्योंकि अगर हम लोग नेशनल, आप कह सकते हो जो ये ड्रामा स्कूल है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसको हम लोग एक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कौन सा, नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ा दर्जा दिया जा रहा है इसको। तो फिर क्या होगा, इससे ये ज़्यादा और ज़्यादा मजबूत होगा और नई नई डिग्रीज लाई जाएंगी, नए कोर्सेज स्टार्ट करे जाएंगे, नए नए सेंटर इसके बनाए जाएंगे, तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। और ये छोटी सी चीज़ याद रखना, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, इसके 4 रीजनल सेंटर्स है। कहाँ पर हैं, वाराणसी, बेंगलुरु, अगरतला और गैंगटॉक। ठीक है, यहाँ पर 4 अलग अलग हैं। और रिक्वेस्ट एक करी जा रही है कि अभी जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक नया सेंटर को सेटअप करा जाए। ओके, अब बात करते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की। तो ये एक थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। और यहाँ पे एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। इसको सेटअप करा गया था 1959 में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। और एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन गया था, एक इंडिपेंडेंट स्कूल बन गया था ये 1975 के अंदर, यानी किसी चीज़ के ऊपर भी ये डिपेंडेंट नहीं था। और आप लोग देख पाओगे कि ये किस चीज़ के लिए, जहाँ पे एक्टिंग वगैरह सिखाई जाती है, नाटक सिखाया जाता है। ओके, और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर आर्टिकल है, कल भी मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था इसे। बात करी गई है शैडो पैड के बारे में। तो जो साइबर अटैक है, अभी देखो मैं यहाँ पे सिचुएशन बताता हूँ क्या हुआ है। हमारे कंट्री के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर चाइना का साइबर अटैक देखने को मिला था। ठीक है, तो साइबर अटैक को लेकर बात हो रही है ये कि जो शैडो पैड है, ये शैडो पैड क्या होता है। शैडो पैड बेसिकली यहाँ पे एक मैं ओवरव्यू दूँ तो एक मालवेयर होता है। ठीक है, मालवेयर क्या होता है, मैंने कल भी बताया था। मैलिशियस मतलब ये एक सॉफ्टवेयर होता है, काफ़ी खतरनाक सॉफ्टवेयर, जो कि यहाँ पर साइबर अटैक के लिए इस्तेमाल करा जाता है। तो महाराष्ट्र के अंदर हमने साइबर अटैक देखने को मिला था, वहाँ पे पावर आउटेज देखने को मिला था, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चली गई थी पूरी तरह से, है ना। उसी वजह से ये न्यूज़ के अंदर है। नाउ अगर हम बात करें ये सारी चीज़ें कौन बताता है, ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट आई है, रिकॉर्डेड फ्यूचर नाम की एक रिपोर्ट थी, जो कि US बेस्ड रिपोर्ट है। तो US ये रिपोर्ट जारी करता है। तो इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि हाँ, इंडिया के अंदर महाराष्ट्र में चाइनीज़ साइबर अटैक हुआ है। और ये जो साइबर अटैक है किसके द्वारा करा गया, रेड इको के द्वारा। रेड इको क्या है, एक वहाँ की टीम है। ठीक है, जो साइबर अटैकर्स हैं आप कह सकते हो। तो रेड इको एक टीम है, लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो रिकॉर्डेड फ्यूचर है, ये क्या करता है, रिकॉर्डेड फ्यूचर ने ये फाउंड किया है, सॉरी यहाँ पर ये रिकॉर्डेड फ्यूचर ने बताया है कि जो लार्ज नंबर ऑफ IP एड्रेस लिंक है, वो सब यहाँ पर देखने की कोशिश करी जाती है। एक तरीके से होता क्या है यार, आप सिंपल शब्दों में समझो तो साइबर अटैक में क्या होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, सीक्रेसी आप कह सकते हो, जो भी आपके पास सीक्रेट है वो निकाला जाता है, फिर इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ करा जाता है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इंडियन सिस्टम में ये चाइना का ये आप कह सकते हो बवाल देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें ये शैडो पैड है क्या, तो शैडो पैड एक ट्रोजन मालवेयर है। मालवेयर यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। इससे क्या करा जाता है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है उसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है, जैसे मैंने अभी बताया, इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाली जाती है और फिर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करा जाता है। नाउ शैडो पैड को बनाया गया था ताकि जो सप्लाई चेन है उसको टारगेट कर सकें, जैसे कि किस में, ट्रांसपोर्टेशन को टारगेट कर सकें, टेलीकम्युनिकेशन को, एनर्जी को, इन सब चीज़ों को टारगेट करने के लिए इसको बनाया गया था। और पहली बार ये आइडेंटिफाई करा गया था 2017 के अंदर। ठीक है, तो शैडो पैड के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत न्यूज़ थी। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करी जा रही है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क साइबराबाद के बारे में। तो यहाँ पर बात करते हैं, इन व्हाट इज क्लेम टू बी अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रांसजेंडर इंक्लूसिव कम्युनिटी पोलिसिंग इनिशिएटिव इन द कंट्री। हमारे कंट्री में ऐसा पहली बार हुआ है, आप कह सकते हो कि इस तरीके से हम लोग एक ट्रांसजेंडर का कम्युनिटी डेस्क बना रहे हैं एक पुलिस स्टेशन के अंदर, जहाँ पे जो ट्रांसजेंडर हैं उनकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करा जाएगा। ये सारी चीज़ें कहाँ पर हो रही हैं, ये हो रही है गाचीबोली पुलिस स्टेशन, जो कि रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में है, तेलंगाना के अंदर। तो थोड़ा सा यूनिक आर्टिकल है, कंट्री के अंदर पहली बार हो रहा है ये सारा काम, तो उसकी वजह से यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो ये जो डेस्क है, अब ये जो डेस्क बैठेगी यहाँ पर कौन होगा, एक पुलिस होगी, साथ ही साथ एक ट्रांसजेंडर पर्सन होगा जो कि एक कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर कहलाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर आपस में मिलकर ये लोग चीज़ों को मैनेज करेंगे। क्या किस किस चीज़ के ऊपर फोकस करा जाएगा, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनकी जो भी परेशानियां हैं उनको रिड्रेस करा जाएगा, उनको देखा जाएगा। अगर यहाँ पर कोई भी उनके खिलाफ वायलेंस होता है, ठीक है, कोई भी हिंसा होती है या फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, भेदभाव, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं अगर ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ, तो फिर उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई चलेगी। उसीलिए यहाँ पे इस डेस्क को सेटअप करा जा रहा है। आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। बात करी गई है हरियाणा के कोटा लॉ के बारे में। तो हरियाणा का कोटा लॉ के बारे में यहाँ पर एक चीज़ आई थी। यहाँ पे हरियाणा बेसिकली एक, आप कह सकते हो, एक लॉ लेकर आ चुका है, एक कानून लेकर आ चुका है। हरियाणा कह रहा है कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर होगा, वहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह हैं, उसके अंदर 75% तक रिजर्वेशन होगा सिर्फ और सिर्फ हरियाणवी के लिए। यानी जो हरियाणा के लोग हैं वही सिर्फ वहाँ पर जाके उनके लिए 75% तक रिजर्वेशन कर दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। यानी वही लोग जाके काम कर सकते हैं, बाहर से कोई एंट्री नहीं है किसी की, ठीक है। अगर यहाँ पे 75%, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया दिया है, 75% जो जॉब्स है वो आप कह सकते हो फिक्स कर दी गई हैं हरियाणा वाले लोग के लिए। उनके द्वारा ये कहना है कि हाँ, वहाँ पे जो लोगों का एम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो रहा है, तो लोकल एम्प्लॉयमेंट को वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और ये बिल लाया गया है और उस बिल का नाम क्या है, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020। तो ये बिल लाया गया है। इसके थ्रू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर 75% तक का रिजर्वेशन कर रहे हैं, जॉब्स कोटा रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बात करी जा रही है, वही जॉब्स में यहाँ पे 75% तक रिजर्वेशन होगा जो कि 50,000 तक की है, ठीक है। 50,000 तक की जॉब है तो इसी के अंदर ही रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। जो 50,000 से ऊपर की जॉब्स हैं उनके अंदर ये रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। तो अगर हम बात करें किस किस चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होगा, भाई सारी कंपनीज, सोसाइटी, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म्स, सभी चीज़ के ऊपर अप्लाई होगा ये। सभी लोगों को यहाँ पर 75% तक कोटा खाली रखना पड़ेगा, किसके लिए, जो भी वहाँ पे हरियाणा के लोकल पीपल हैं उनके लिए, ओके। तो वही चीज़ रिपीटेडली बताई गई हैं। लेकिन यहाँ पे एक ये भी चीज़ है, आंध्र प्रदेश भी ऐसा लॉ लेकर आया था पहले, लेकिन आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे थे कोर्ट के अंदर। तो देखो, शंका ये है कि यहाँ पर जो ये भी लॉ है ये भी फेस करने वाला है बहुत सारे चैलेंजेस कोर्ट में। ऐसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा तो फिर आने वाले टाइम पे हमें भी इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी प्रॉब्लम उठती हुई देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे राज्यों ने ट्राई किया ये सारी चीज़ें लाने की, लेकिन वो लोग सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर ये लोग भी मुश्किल है कि सक्सेसफुल हो पाएँ। तो आई होप गाइज आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।